So coming to the first question, and we are here to discuss 2011 prelims paper, right, of environment and ecology. This is the first question, and the question is 2004 tsunami made people realize that mangroves can serve as a reliable safety hedge against coastal calamities. How do mangroves function as a safety hedge? Now they are talking about mangroves, and they are talking mangroves in terms of safety hedge, right? अब कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव्स होते हैं, राइट? सुनामी कहां आती है? कोस्टल एरिया में, और मैंग्रोव्स कहां होते हैं? कोस्टल एरिया में। तो किससे प्रोटेक्शन चाहिए? सुनामी से। किसको चाहिए? कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं, जो इकोसिस्टम है, उनको चाहिए। किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगी? तो मैंग्रोव्स जो है एक सेफ्टी हेज की तरह, एक बाड़े की तरह काम करेगा, सुरक्षा बाड़े की तरह काम करेगा। तो क्या मिलेगी? सेफ्टी मिलेगी, राइट? किससे मिलेगी? सुनामी से मिलेगी। अब ऑप्शन पढ़ो कि ये कैसे फंक्शन करता है सेफ्टी हेज का। ये मैंग्रोव जो है सेफ्टी हेज का फंक्शन करता है, तो कैसे करता है? ऑप्शन ए इज द मैंग्रोव स्वैम्प्स सेपरेट द ह्यूमन सेटलमेंट्स फ्रॉम द सी बाय अ वाइड जोन इन विच पीपल नाइदर लीव और नॉर वेंचर आउट। ये बोल रहा है कि गरान अनूप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहां लोग ना तो रहते हैं ना जाते हैं, राइट? अगर इस ऑप्शन को आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचो, लाइक यू वेरी बेसिक आइडियाज अबाउट मैंग्रोव्स, राइट? आप बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं जानते हो, फिर भी अगर थोड़ा सा सोच के देखो, लाइक इमेजिन सुंदरवन डेल्टास, तो मतलब लोग वहां नहीं रहते ना जाते हैं, ऐसा पॉसिबल है? बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं सुंदरवन में, बोट सफारीज होती है वहां पे, तो लोग ना जाना इज एक्सट्रीम इन इटसेल्फ, राइट? तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, इसको कैंसिल कर सकते हो। मैंग्रोव्स फॉरेस्ट में लोग जाते हैं, लोग घूमते हैं, कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो मैंग्रोव्स में रहती भी हैं, हैबिटेट भी है वहां पे उनका। तो ये ऑप्शन अपने आप में एक्सट्रीम है, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट इज द मैंग्रोव्स प्रोवाइड बोथ फूड एंड मेडिसिन्स व्हिच पीपल आर इन नीड ऑफ आफ्टर एनी नेचुरल डिजास्टर। ये बोल रहा है सेफ्टी हेज की तरह काम करेगा। ऑल्दो मैंग्रोव्स हैव सम क्वालिटी, मेडिसिनल क्वालिटी, साइंस कैन नेवर डिनाई दिस, राइट? बट ये मैंग्रोव सेफ्टी हेज की तरह काम करेगा। वो कैसे काम करेगा? तो फूड और मेडिसिन प्रोवाइड करके। ये कुछ जम नहीं रही बात। गरान भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को जरूरत पड़ती है। नो, क्योंकि इसकी वजह से मैंग्रोव्स सेफ्टी हेज नहीं है, राइट? नाउ रीडिंग सी, द मैंग्रोव्स ट्रीज आर टॉल विद डेंस कैनोपीज एंड सर्व एज एक्सीलेंट शेल्टर ड्यूरिंग अ साइक्लोन और सुनामी। ये बोल रहा है मैंग्रोव की ट्री जो होती है वो टॉल होती है, बहुत बड़ी होती है। इनकी कैनोपी, इसको कैनोपी बोलते हैं ट्री का, ये बहुत डेंस होती है, और ये क्या काम करता है? ये शेल्टर की तरह काम करता है सुनामी में। ऐसे लोग सपोज करो दे आर ह्यूमन और एनिमल्स, ये यहाँ पे शरण ले रहे हैं। लाइक गरान के वृक्ष घने वितान के लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। नो, मैंग्रोव्स ऐसा नहीं होता। मैंग्रोव्स आर लाइक, ये अगर कोई स्वाम्प एरिया है, दलदली जमीन है कोस्टल एरियाज में, तो मैंग्रोव्स कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ये अब नीचे से रूट्स इनके ऐसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दिस इज लाइक मैंग्रोव्स। आप लोगों ने सुंदरवन डेल्टा देखा होगा, वहां मैंग्रोव्स देखे होंगे। तो ये इनकी कैनोपी डेंस नहीं होती है, राइट? तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सी इज रॉन्ग। रीडिंग फोर्थ, द मैंग्रोव ट्रीज डू नॉट गेट अपरूटेड बाय स्टॉर्म्स एंड टाइड्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव रूट्स। इनमें रूट्स बहुत सारे होते हैं। मैंग्रोव्स की खासियत ये है कि इनकी बहुत सारी रूट्स होती हैं, एक्सटेंसिवली रूट्स होते हैं, और ये क्या करते हैं? विविपैरी करते हैं, राइट? गरान के वृक्ष अपने सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते, तो रूट जो है अपरूटेड नहीं होते हैं। किससे? सुनामीज और स्टॉर्म से, टाइड से अपरूट नहीं होते हैं। तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट। पूछ क्या रहा है? सेफ्टी हेज की तरह कैसे काम करेगा मैंग्रोव्स? तो अगर वो उखड़ेगा नहीं, अपरूटेड नहीं होगा, राइट? तो जो हवा को रेजिस्टेंस देगा, सुनामी को रेजिस्टेंस देगा और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, राइट? टाइड की, सुनामी की, स्टॉर्म की, साइक्लोन की। तो वो क्या करेगा? एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और किसकी तरह एक्ट करेगा? सेफ्टी हेज की तरह एक्ट करेगा। क्लियर है सबको? डी इज राइट ऑप्शन। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम 2011 prelims only. The Red Data Book published by the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN, contains, ये बोल रहा है ये जो रेड डेटा बुक है ये क्या कंटेंट करता है? पहली बात तो ये जान लो, ये रेड डेटा बुक पब्लिश कौन करता है? तो ये पब्लिश करती है IUCN। ओके, IUCN पब्लिशेस रेड डेटा बुक। अब ये पूछ रहा है कि रेड डेटा बुक में होता क्या क्या है।
प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक्स में निम्नलिखित सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। ये बोल रहा है इनमें से कौन कौन सी सम्मिलित की जाती हैं। सो फर्स्ट इज एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जीव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची। सेकेंड इज थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। थर्ड is protected sites for conservation of natural resources in various countries. For your kind information, IUCN publishes red data book which contain threatened plants and animal species. Right? So this is second is right statement, and you find second only in option number B. Option number B, only 2 is right answer. Coming to the next, and for your kind information, IUCN is not a member of or organ of, not an organ of United Nations. Mark this in your book. Now coming to the next question. Next is again from 2011 UPSC prelims only. First statement, consider the following statement and they are asking correct. I am repeating this again. ये वाला वर्ड आपको मार्क कर लेना है अपने प्रीलिम्स पेपर में ड्यूरिंग जब आप एग्जाम देने जाओ या फिर मॉक्स अटेम्प्ट करो तो इसको आप सर्कल कर लो कि पूछ क्या रहा है, करेक्ट पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ओके, so first statement, biodiversity is normally greater in the lower altitudes as compared to higher altitude. अब इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो कि बोल क्या रहा है। बोल रहा है lower altitudes like this is our earth and this is equator 0 degree, this is 23.5 degree north, this is 23.5 degree south, this is 66.5 north, and this is also 66.5 south. Okay, they are poles, north pole and south pole, 90 degree south, 90 degree north. Now ये अगर 0 डिग्री है, इक्वेटर है, तो इससे अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो लैटिट्यूड्स क्या होंगे, राइज करेंगे, राइट, लैटिट्यूड बढ़ेंगे, और जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, गिरेगा। जनरली ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि अगर यहां पे सन है तो सन जो है ये ट्रॉपिक्स को कवर करता है ना, और जहां ज्यादा धूप आएगी, सन की मूवमेंट ऐसी होती है तो यहां पे डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। तो यहां पे सनलाइट ज्यादा पड़ी इन ट्रॉपिक्स में। अब सनलाइट ज्यादा यहां पड़ी तो फोटोसिंथेसिस यहां पे ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस यहां पे ज्यादा होगा। अब यहां पे अगर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो प्लांट्स की ग्रोथ ज्यादा होगी। अब प्लांट्स की ग्रोथ ज्यादा होगी तो इसमें जो फीड कर रहे हैं एनिमल लाइक हर्बीवोर्स वो ज्यादा होंगे, ये ज्यादा होंगे तो इन पे फीड करने वाले कार्निवोर्स ज्यादा होंगे। ओवरऑल आप देख रहे हो कि यहां पे बायोडाइवर्सिटी कितनी होगी, ज्यादा होगी। कहां पे, लोअर लैटिट्यूड्स में। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता जाएगा, और जब टेम्परेचर गिरता जाएगा, ये टेम्परेचर अगर गिरता जा रहा है तो एनवायरमेंट है वहां का वो एक्सट्रीम होता चला जाएगा, पोल्स पे बायोडाइवर्सिटी एकदम कम हो जाएगी, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लैटिट्यूड्स एज कंपेयर टू हायर एल्टीट्यूड्स, इज एक्सट्रीमली राइट। So first is true. Okay, now reading second, along the mountains gradients. Now what is mountain gradients? ये है, ये अगर कोई माउंटेन है तो ये स्लोप जो है इसका ग्रेडियंट होता है, राइट, ये स्लोप। बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर एल्टीट्यूड्स एज कंपेयर टू हायर एल्टीट्यूड्स। ये बोल रहे हैं कि इन वाले एरिया में तो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, इधर जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ाओगे वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी घटती चली जाएगी, राइट। तो ये क्या है, जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो टेम्परेचर और एल्टीट्यूड का फंक्शन क्या होता है कि एल्टीट्यूड अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर गिरेगा, राइट। और अब मैंने बताया था कितना गिरेगा, तो हर 1000 मीटर की राइज पे, यानी 1000 मीटर और 1 किलोमीटर की राइज पे टेम्परेचर कितना गिरेगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, बिकॉज अर्थ जो होती है वो किससे हीट लेती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, ओके, नॉट बाय इंसोलेशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। तो जो सोर्स कौन हुआ हीट का, अर्थ की सरफेस, विद इन ट्रोपोस्फीयर की बात हो रही है, तो अर्थ की सरफेस सोर्स हुई। अब जब अर्थ की सरफेस सोर्स हुई तो सोर्स से अगर आप दूर जा रहे हो, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, तो क्या होगा, हीट कम होगा तो टेम्परेचर गिरेगा, राइट। सो सेकंड क्या बोल रहे हैं, along the mountains gradients biodiversity is normally greater in lower altitudes as compared to
हायर एल्टीट्यूड्स, राइट, कि पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर अक्षांशों के उन्तांशों की तुलना में निम्नतर उन्तांशों में जीव विविधता सामान्यतः अधिक होती है. Along the mountains gradients, biodiversity is normally greater in the lower altitudes as compared to higher altitudes. This is right also. So both first and second is right answer. C is right answer. Okay. Coming to the next question. Next is with reference to India. Now this is a very good question. With reference to India, consider the following central acts. पहली बात तो ये जान लो कि सारे ही सेंट्रल के एक्ट्स हैं. सेंट्रल एक्ट्स वो होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, पार्लियामेंट में बनते हैं. फर्स्ट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947. Second is Mining and Mineral Development Regulation Act 1957. Third is Custom Act 1962 and fourth is Indian Forest Act 1927. अब ये पूछ रहा है कि ये जो एक्ट्स हैं इनका किनका रिलेवेंस जो है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से है. कौन से एक्ट्स ऐसे हैं जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं. नाउ विद बेसिक कॉमन सेंस, सपोज यू डोंट हैव आइडिया अबाउट दीज एक्ट्स, बेसिक कॉमन सेंस की बात करो तो पहला वाला इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, आपने सुना होगा कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कुछ एजेंसीज काम करती हैं, लाइक साइट्स, ट्रैफिक और ये एंड फर्दर. अब ये कैसे काम करती हैं? तो ये काम ये करती हैं कि जो अनवांटेड ट्रेड है बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज का, जो अनवांटेड ट्रेड है उसको कब करना है. आई मीन इलीगल पोचिंग ना हो, इलीगल स्मगलिंग ना हो, उसको कंट्रोल करना है. तो इसमें जो इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्ट है ये काफी हेल्प करता है इनको. तो इससे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हेल्प मिलती है, राइट. जैसे पेंगोलिन है वो काफी स्मगल होता है इंडो चाइना बॉर्डर पे. पेंगोलिन इज रोडेंट काइंड ऑफ एनिमल, चूहा जैसा होता है जिसके ऐसे स्केल्स बने होते हैं, राइट. तो ये स्केल्स की काफी डिमांड है चाइना में. ऑल्सो इनके कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं जापान, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया में, तो इनकी काफी डिमांड होती है वहां पे. एंड दे ऑल्सो ईट, चाइना वाले तो ऐसे कुछ भी खा लेते हैं बट दे ऑल्सो ईट पेंगोलिन. तो इसकी वजह से इसकी मीट की डिमांड है, इसकी स्केल्स की डिमांड है, तो इसकी इनलीगल स्मगलिंग बहुत ज्यादा होती है. तो इसकी वजह से इसकी ये जो है वो थ्रेटन हो चुका है. अब इसको कौन कंट्रोल करेगा? तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट. ओके, पहला वाला हेल्प कर रहा है. माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट क्या करता है कि इलीगल माइनिंग को, इलीगल सैंड माइनिंग हो गई, उससे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा. जब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के प्रोसेस को मतलब रेजिस्टेंस मिलेगा और ये बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा हैबिटेट कंस्ट्रक्शन से, डिस्ट्रक्शन से. तो दिस एक्ट आल्सो हेल्प इन दिस. ओके, थर्ड इज कस्टम्स एक्ट. ये भी हेल्प करता है. अभी अभी मैंने बताया ये पोचिंग वाला मामला, तो अगर उसमें कस्टम्स जो बॉर्डर्स होते हैं जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो वहां पे कस्टम डिपार्टमेंट खड़ा होता है. तो कस्टम एक्ट्स आल्सो हेल्प इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बाय कर्बिंग इलीगल ट्रेडिंग, ओके, इलीगल स्मगलिंग. फोर्थ इज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट. नाम से ही पता है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट क्या करेगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को ध्यान में रख के बनाया गया होगा. तो ये चारों जो है, चारों के चारों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हेल्प्स इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड हैव रिलेवेंस विद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. ओके, ये चारों, आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947, खनन एवं खनिज विकास अधिनियम 1957, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय वन अधिनियम 1927. Now coming to the next question. Next question is, consider the following. First is carbon dioxide, CO2, oxide of nitrogen, NOx, and oxide of sulfur, SOx. ये बोल रहा है which of the following are the emission from coal combustion at thermal power plant. Thermal power plants पे जब कोल का कंबशन होता है तो इनमें से कौन कौन सा निकलता है? तो CO2 भी निकलता है, NOx भी निकलता है, सल्फर भी निकलता है, इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, मे बी पॉसिबल मीथेन भी निकले. आई मीन काफी सारे, अमोनिया भी निकल सकती है, काफी सारे गैसेस निकल सकते हैं. सी ऐसे क्वेश्चन में जनरली ना गैसेस का एमिशन आप भाई स्पेसिफिक तौर पे नहीं बोल सकते हो कि ये वाली गैस नहीं निकलेगी एकदम, अनटिल अनलेस काफी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में ना पूछे. तो इसमें ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. हाउ डज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इंडियन एग्रीकल्चर? फर्स्ट, NBA checks the biopiracy and protects the indigenous and traditional genetic resources. Second, NBA directly monitors and supervises the scientific research on genetic modification of crop plants. And third, application for intellectual property right related to genetic biological resources cannot be made without approval of NBA. नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, NBA की बात हो रही है और बोल रहा है इंडियन एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करना है.
तो एनबीए कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है इंडियन एग्रीकल्चर को? ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज एनबीए चेक्स द बायोपायरेसी एंड प्रोटेक्ट्स द इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज। एब्सोल्युटली राइट, एनबीए चेक करता है बायोपायरेसी को और प्रोटेक्ट करता है इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज को। Second, NBE directly monitors and supervises the scientific research on genetic modification of crop plant. नहीं, NBE directly monitor करना इसका काम नहीं है. Okay. And third is application for intellectual property right related to genetic biological resources cannot be made without the approval of NBE. This is also right. ये क्या पूछा? करेक्ट पूछा है. तो फर्स्ट एंड थर्ड जहां होगा वो करेक्ट होगा. और अगर टू को एलिमिनेट कर लो आप तो दिस इज थर्ड वन इज राइट ऑप्शन. फर्स्ट एंड थ्री ओनली. Coming to the next question. Next is The National Green Tribunal Act, NGT Act की बात कर रहा है. 2010 बहुत फेमस एक्ट था National Green Tribunal Act. Was enacted in consonance with which of the following provision of the Constitution of India? ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? I mean 2012 में पूछा गया. सी 2010 में एक्ट बना और 2012 में यूपीएससी ने पूछ लिया. तो हमेशा ना जो ईयर का पेपर दे रहे हो उसमें y-2 या y-3 लेके चलना. पिछले 1-2 साल के जो बर्निंग इश्यूज हैं वो आपके नॉलेज में होने चाहिए. यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, राइट? फर्स्ट इज राइट टू हेल्थ एनवायरनमेंट. राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21. ये बोल रहा है कि आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू लाइफ है इसके अंदर में राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट का भी राइट है. ओके, तो ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट था ये इसके कॉन्सोनेंस में बना था. कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जा रहा है तो दिस इज राइट. पूरा स्टेटमेंट सही है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जजमेंट देते हुए वहां बोला गया था कि ये जो है आर्टिकल 21 की डिमांड है कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट, एक अच्छा इकोसिस्टम सबको प्रोवाइड कराया जाए. आई मीन जो पोल्यूटेड ना हो, लिवेबल हो. और ये डीपीएसपी में भी है. तो इसमें जो आर्टिकल 21 है वो कॉन्सोनेंस रखता है एनजीटी एक्ट के साथ. ओके, राइट. Second is provision of grants for raising the level of administration in scheduled area for the welfare of scheduled tribes under Article 275(1). I mean, तो अगर आप तुम इसको पढ़ो तो ये क्या कह रहा है? Provision of grants for raising the level of administration. इसका मतलब NGT एक्ट से क्या लेना देना है? कॉमन सेंस लगाओ कि को ग्रांट्स रिलीज करना है या उसका लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाना है शेड्यूल्ड एरियाज में ताकि वेलफेयर हो सके शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड अंडर आर्टिकल 275(1) में. तो इसका एनजीटी से क्या लेना देना है? तो सेकंड इज रॉन्ग. अगर सेकंड को आप एलिमिनेट कर लेंगे तो सेकंड यहां से चला गया, यहां से चला गया और ए ऑप्शन में ओनली 1 था. ठीक है ना, 2 ऑप्शन बच गए. फर्स्ट एंड सी में फर्स्ट एंड थर्ड ओनली. रीडिंग स्टेटमेंट थर्ड. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा एज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 243A. इसका भी, इस स्टेटमेंट का भी ये क्या कॉन्सोनेंस में है एनजीटी के कि पावर्स एंड फंक्शन, ग्राम सभा के पावर्स फंक्शन को एनजीटी से क्या रिलेशन है? तो दिस इज आल्सो रॉन्ग. तो ये भी चला गया. फर्स्ट इज राइट ओनली, ए इज राइट ओनली. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज नेशनल वाटर मिशन NWM. अगेन वन ऑफ द वेरी फेमस मिशन इज properly and completely implemented. How will it impact the country? ये बोल रहा है कि अगर NWM नेशनल वाटर मिशन को हम लोग प्रॉपरली और कंप्लीटली इंप्लीमेंट कर दें, ठीक, उसका जो ट्रू एसेंस है वो पहुंचा दे लोगों तक, तो हाउ विल इट इंपैक्ट द कंट्री? तो वो कंट्री को कैसे इंपैक्ट करेगा? ऑप्शन 1, पार्ट ऑफ द वाटर नीड्स ऑफ अर्बन एरियाज विल बी मेट थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ वाटर. ये जो नेशनल वाटर मिशन है ना, इसका बहुत ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अर्बन एरियाज में वाटर की रिक्वायरमेंट है इसको हम रिसाइकल करके वेस्ट वाटर का रिसाइकल करके इसको हम मीट कर लें. ठीक है, तो फर्स्ट इज राइट. ओके, फर्स्ट इज राइट. शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं का आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी. तो दिस इज राइट. सेकंड इज द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ कोस्टल सिटीज विल इनएडिक्वेट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वाटर विल बी मेट बाय अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज दैट अलाउ फॉर द यूज ऑफ ओशन वाटर. ऐसे समुद्री तटीय शहर जिनके पास के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं कि जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल के प्रयोग लायक बना सके. ये बोल रहा है, सिंपल है यार, इतना वो पढ़ोगे मत. ये देखो, ये बोल रहा है कि अगर कोई ऐसी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज आ जाए जिससे क्या किया जा सके कि वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ कोस्टल सिटीज जिनके पास अपर्याप्त अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं उसको ओशन वाटर से हम ओशन का वाटर जो है उसको हम पीने योग्य बना के इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकें. तो दिस इज आल्सो राइट. ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट है कि अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए तो सिंपल है,
Third is all the rivers of Himalayan origin will be linked to the river of peninsular India. All the river possible है? सारी रिवर का लिंकेज हो जाए? No, this is not. थर्ड को एलिमिनेट किया, यहां से ये एलिमिनेट हो गया. Fourth, the expenses incurred by farmer for digging borewell and for installing motors and pump sets to draw groundwater will be completely reimbursed by government. ये बोल रहा है कि बोरवेल को बनाने के लिए या फिर मोटर लगाने के लिए, पंप सेट लगाने के लिए, जो ग्राउंड वाटर के लिए क्यों लगाते हैं, ग्राउंड वाटर के हार्वेस्टिंग के लिए, विल बी कंप्लीटली रीइंबर्स्ड, पूरा पैसा गवर्नमेंट वापस कर देगी. राइट, दिस इज ऑल नॉट राइट. ये भी नहीं है इसमें नेशनल वाटर मिशन में. फोर्थ भी चला गया, फोर्थ चला गया तो ये खत्म. फर्स्ट एंड टू ओनली, first and second only is right answer. So B is right answer. Coming to the next question, and next question is biomass gasification is considered to be one of the sustainable solutions to the power crisis in India. कि इंडिया में जो पावर क्राइसिस है, पावर क्राइसिस क्या है कि जो डिमांड ऑफ पावर है, डिमांड ऑफ पावर इज ग्रेटर देन सप्लाई. सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है तो क्या होगा, क्राइसिस होगा. ओके, कमी आएगी. तो बायोमास गैसिफिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू द पावर क्राइसिस इन इंडिया. इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. ये बोल रहे कोकोनट शेल्स, ग्राउंडनट शेल्स एंड राइस हस्क कैन बी यूज्ड इन बायोमास गैसिफिकेशन. सही है, यूज कर सकते हैं. नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका, धान की भूसी, इन सब का उपयोग कहां किया जा सकता है, जीव भार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है. ट्रू. Second, the combustible gases generated from biomass gasification consist of hydrogen and carbon dioxide only. ये बोल रहे बायोमास गैसिफिकेशन से केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मीथेन भी निकलती है, पॉसिबली कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है. तो दिस इज रॉन्ग. सेकंड रॉन्ग, सेकंड हटा दो, दो ऑप्शन चले गए. थर्ड, द कंबस्टिबल गैसेस जनरेटेड फ्रॉम बायोमास गैसिफिकेशन कैन बी यूज्ड फॉर डायरेक्ट हीट जनरेशन बट नॉट इन इंटरनल कंबशन इंजन्स. दिस इज आल्सो ट्रू. थर्ड इज आल्सो राइट कि जीवभार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पादन में सीधे ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आईसी इंजन में नहीं कर सकते, इंटरनल कंबशन इंजन में नहीं कर सकते. दिस इज ट्रू. तो थर्ड ऑप्शन इज राइट, सी इज राइट, फर्स्ट एंड थर्ड. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट इज द एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस इज इंक्रीजिंग. ये बोल रहा है ओशन का एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है. ओशन का एसिडिफिकेशन बढ़ना मतलब ओशन का नेचर जो है एसिडिक होता जाएगा, पीएच वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. ध्यान रखना, एसिडिफिकेशन बढ़ता है तो पीएच कम होता है. Why is this phenomena a cause of concern? ये कंसर्न का कॉज क्यों है? The growth and survival of calcareous phytoplanktons can be adversely affected. ये बोल रहा है कि phytoplanktons का ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होगा, डिप करेगा. The growth and survival of coral reefs will be adversely affected. Coral reefs का भी जो ग्रोथ है वो adversely affect होगा. Third is the survival of some animal that have phytoplanktonic larva will adversely affected. कुछ ऐसे एनिमल जिनका phytoplanktonic larva होता है वो भी अफेक्ट होगा. And fourth is the cloud seeding and formation of clouds will be adversely affected. अब देखो ये तो होगा, तुम्हें पता है कि कैल्सियस फाइटोप्लैंक्टॉन्स जब एसिडिफिकेशन होगा तो इससे इनका ये वाला जो पार्ट है, कैल्सियस जो पार्ट है, वो कैल्शियम का बना हो तो वो रिएक्शन करेगा और वो डिसॉल्व होगा. तो ये वाला तो सही है. सेकंड इज आल्सो राइट. थर्ड इज द सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल दैट हैव फाइटोप्लैंक्टोनिक लार्वा एडवर्सली अफेक्टेड. ये भी होगा. नाउ क्लाउड सीडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड. ओके, ये कैसे? तो देखो जब एसिडिफिकेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन इफेक्ट होगा ओशन का. जब ओशन का इवेपोरेशन इफेक्ट होगा तो ह्यूमिडिटी कम होगी. अब ह्यूमिडिटी कम होगी तो क्लाउड्स कम बनेंगे, तो ये भी होगा. फोर्थ इज राइट. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ सारे के सारे सही होंगे.